खबरें लगातार जारी और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलेंगे लखनऊ के तिलक हॉल, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित कर रहे हैं। ये समारोह में 5 मिनट पहले आ गए थे और उससे भी 10 मिनट पूर्व एक पूरा तिलक हॉल भर चुका था। लोकतंत्र में समयबद्धता ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि उससे भी 2 कदम आगे चल करके आप सब ने आज अपनी उपस्थिति दर्ज की है। इस दृष्टि से भी मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि 17वीं विधानसभा के लिए उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता ने जिन अपेक्षा और आकांक्षाओं के साथ हम सबको यहां चुन करके भेजा है, हम उत्तर प्रदेश की उन जनभावनाओं के अनुरूप कार्य करने में सफल होंगे। हमारे आदरणीय राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश में जुलाई 2014 में आ गए थे। पहली बार विधायकों की प्रबोधन के कार्यक्रम में भी उनकी उपस्थिति हो रही है। यद्यपि राज्यपाल महोदय के बारे में आदरणीय दीक्षित जी ने अपने उद्बोधन में कहा है और वे प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ हम लोगों के अभिभावक भी हैं। देश के अंदर अनेक श्रेष्ठ परंपराओं को आगे बढ़ाने में उनकी महती भूमिका है। एक जनप्रतिनिधि की समस्या क्या हो सकती है, हम व्यक्तिगत रूप से अनुभव करते हैं, लेकिन कोई हम पर उंगली न उठा दे इस कारण से हम लोग व्यक्त नहीं करते। लेकिन बिना किसी हिचक के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के पहली बार यह आवाज संसद में उठी थी कि संसद सदस्यों को भी और इस देश की विधायिकाओं में चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों को भी अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए एक निधि दी जानी चाहिए, जिसका वह उपयोग जन कल्याणकारी कार्यों में कर सके। और इससे जनप्रतिनिधियों को पहली बार वह निधि आवंटित होनी प्रारंभ हुई थी। राष्ट्रगीत के बारे में यहां पर आदरणीय दीक्षित जी ने पहले ही बताया। माननीय राज्यपाल महोदय के कारण ही वह देश की संसद में, विधानसभाओं में इसकी परंपरा शुरुआत हुई। अनेक श्रेष्ठ परंपराओं को उन्होंने आगे बढ़ाया और आप सबको कभी राज्य भवन में जाने का अवसर प्राप्त होता होगा। अपनी एक एक गतिविधि को हमारे आदरणीय राज्यपाल महोदय नोट करके रखते हैं, स्वयं करते हैं और अपनी डायरी मेंटेन करते हैं। और फिर हर सप्ताह कितने लोगों से मुलाकात हुई है, कितने कार्यक्रमों में गए हैं, कितने में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कितना अधिक है, कितना कम है, इन सब का भी रिकॉर्ड उनके पास होता है। मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी पारदर्शिता के लिए, जीवन की शुचिता के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है और इस दृष्टि से आज हम सबको यहां पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मैं अपने माननीय राज्यपाल आदरणीय राम नाईक जी का अभिनंदन करता हूं कि जिनका नए सदस्यों को मार्गदर्शन आदरणीय राज्यपाल महोदय का मिलता है। अक्सर जो हमारे राज्यपाल महोदय होते हैं वे अक्सर इस प्रकार के कार्यक्रमों में जाने से परहेज करते हैं, क्योंकि राज्यपाल को तो या राष्ट्रपति को तो संसद या विधानसभा सत्र के वर्ष के पहले सत्र को, संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने के लिए अपने अभिभाषण के माध्यम से आना ही पड़ता है। तो फिर आखिर उनकी भूमिका इस प्रकार के कार्यक्रमों में क्या? लेकिन यह हम सब के लिए हर्ष का विषय भी है और गौरव का विषय भी है कि जब हम लोगों ने इस बात का अनुरोध आदरणीय राज्यपाल महोदय के सामने रखा कि नए चुने गए 238 हमारे जो विधायकगण हैं उन्हें आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो, तो उन्होंने सहर्ष अपनी स्वीकृति दी। आज हम सबके सामने यहां पर स्वयं उपस्थित हैं। निश्चित ही ये पूरे सदन के लिए गौरव की बात है और हम उनका अभिनंदन इस अवसर पर करते हैं।
सज्जनों, उत्तर प्रदेश विधानसभा देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था है। 22 करोड़ की आबादी का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। 22 करोड़ का मतलब पूरा यूरोप समा जाए आपके उत्तर प्रदेश में। इतनी बड़ी विधानसभा, इतना बड़ा प्रतिनिधित्व है, लेकिन अभी हम सबको बहुत कुछ करना है। इतने बड़े लोकतंत्र के अनुरूप उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए, मुझे लगता है कि उस प्रकार का आचरण अगर हमारे सदन में होने लग जाएगा तो सचमुच उत्तर प्रदेश की तकदीर भी और तस्वीर भी बदलने में कोई देर नहीं लगेगी। और यही कहने के लिए मैं आज यहां पर आया हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं। जब हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा है इस उत्तर प्रदेश पर। लेकिन हम लोगों ने प्रकृति और परमात्मा की उस कृपा का स्वाभाविक रूप से उस रूप में उपयोग नहीं किया है जिस रूप में उसे होना चाहिए था। कोई बात तो होगी। लोकतंत्र में विधायिका का अपना महत्व है और जिस 3 पायदान पर लोकतंत्र खड़ा है, इसमें संसदीय लोकतंत्र में विधायिका की भूमिका को कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन विधायिका के सामने एक विश्वसनीयता का संकट भी खड़ा हुआ है। और विश्वसनीयता का जो संकट खड़ा होता है, अक्सर आप देखते होंगे, और मैं अक्सर इस बात को महसूस करता हूं, और महसूस किस रूप में करता हूं। एक बार मुझे एक बहुत बड़े नौकरशाह के साथ मेरा एक बात को लेकर हल्का विवाद हुआ। एक संसदीय कमेटी में हम लोग गए थे। वे पहले नौकरशाह थे, बाद में सांसद हो गए थे, हमारे साथ कमेटी में थे। नहीं, उस समय वह कमेटी के किसी कार्यक्रम में वह आए थे, उस समय संसद नहीं थे। तो उन्होंने बहुत अटपटी बात हमारे माननीय सांसदों के प्रति की, संसदीय परंपरा के प्रति की। तो मैंने उनको टोका और मैंने उनसे इस बात को कहा, मैंने कहा मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मैंने कहा कोई संसदीय लोकतंत्र में कोई एक संस्था ऐसी है कि जो सचमुच जवाबदेह है तो वह विधायिका है। उन्होंने कहा कैसे आप कह रहे हैं? मैंने कहा भी अगर हम जिस जनता ने हमें चुना है, जिस उद्देश्य से चुना है, उसके अनुरूप कार्य नहीं करेंगे तो हमें 5 साल में जनता के बीच में पुनः जाना होता है। जनता पुनः तय कर देती है कि हम जवाबदेह हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो जनता को अधिकार है कि हमें फिर से वापस भेज दे, हमें फिर से न चुने। लेकिन क्या अन्य जगह है? हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि किसी न्यायाधीश को एक बार बना देंगे तो न्यायाधीश 5 साल के बाद पुनः जनता के बीच में जाएगा? कभी नहीं। क्या हम किसी अन्य संस्था के बारे में, कार्यपालिका से जुड़े हुए किसी अन्य उस पर इस बात को कह सकते हैं? कभी नहीं। आखिर यह उस विधायिका पर आप उंगली उठा रहे हैं। और फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा इस देश में न्यायपालिका से रिटायर होने वाला व्यक्ति भी चाहता है कि मैं सांसद बन जाऊं, आर्मी का जनरल भी चाहता है मैं सांसद बन जाऊं, कोई बड़ा नौकरशाह भी चाहता है कि मैं सांसद या विधायक बन जाऊं। लेकिन उंगली फिर भी उन्हीं पे उठती है, विधायक पे, सांसद पे। ये उंगली क्यों उठती है? लेकिन है कुछ तो बात है। जहां संभावनाएं हैं वहीं पर उंगली उठने की गुंजाइश भी होती है। और मुझे लगता है और कुछ अच्छा किए जाने की आवश्यकता है, और वह संदेश हम दे सकते हैं अपने सदन के माध्यम से। सदन एक मंच है, आपको अपने आप को निखारने का एक बहुत सुंदर स्थान है, जहां पर आपके द्वारा कही गई बात आने वाली कई पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन का कार्य कर सकती है। आने वाली कई पीढ़ियां उसको देखेंगी, क्योंकि वह तो फिर जो आपने कही बात, वह आने वाले समय में इस विधानसभा की प्रॉपर्टी होगी, विधानसभा की लाइब्रेरी में जाएगी। लाइब्रेरी में कभी आपके बारे में
या किसी उस मुद्दे के बारे में कोई व्यक्ति, कोई रिसर्च स्कॉलर कुछ शोध करना चाहता है, उसके बारे में कुछ कार्य करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा कही गई बातें उसके सामने आएंगी और फिर आप क्या हैं क्या नहीं हैं तब नहीं देखेगा। आपके द्वारा क्या कहा गया, किस प्रकार का आचरण किया गया, वह आपके व्यक्तित्व का निर्माण आने वाली पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करेगा। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता है। यह सदन लोकतंत्र की आधारशिला तो है ही, हमारे स्वयं के व्यक्तित्व के निर्माण का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। और इसलिए इस बात का प्रयास होना चाहिए कि जब हम सदन में अपनी कोई बात रखें तो रखी जाने वाली बात नियमों के दायरे में हो, एक निश्चित मर्यादा में हो, हमारा शिष्टाचार और हमारी सदाचारता वहां पर कहीं भी हमारे धैर्य को खोते हुए न दिखती हो। इस प्रकार की स्थिति अगर हम पैदा कर सकें तो आने वाले समय में अन्य पीढ़ियों के लिए हम एक आदर्श प्रस्तुत कर पाएंगे और यह चुनौती हम सबके सामने है। मैं इस बात को देखता हूं, अक्सर मैंने इस बात का अनुभव किया है कि अगर हम नियम के दायरे में कोई बात सदन में रखते हैं, बहुत चिल्लाने की बजाय, शोरगुल करने की बजाय, बैल में आने की बजाय, अगर हम एक दायरे में रह करके नियम के अंतर्गत अपनी बात को कहते हैं तो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, ज्यादा प्रभावी होती है और उसके माध्यम से हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान का मार्ग निकाल सकते हैं। मैंने देखा है, मैं तो गोरखपुर से सांसद रहा हूं और संसद के रूप में, संसद के सदन के रूप में मैंने इस बात को देखा। जब हम लोग संसद में नियम के दायरे में रह करके जब कोई बात रखते थे वो प्रभावी होती थी, उसका समाधान निकलता था। गोरखपुर में एक बड़ी झील है, उसका नाम है रामगढ़ ताल, लगभग 1400 एकड़ क्षेत्रफल में फैली हुई है। गोरखपुर महानगर का पूरा कचरा, जितना सीवेज, पूरा ड्रेनेज उसमें उड़ेल करके उस झील के अस्तित्व को एक प्रकार से समाप्त सा कर दिया गया था। पूरी जलकुंभी से भरी पड़ी थी। एक बार गंगा, यमुना, गंगा जी की, गंगा और देश की उन बड़ी नदियों के प्रदूषण से संबंधित एक मामले को मैंने अपने कॉलिंग अटेंशन से संसद में रखा। मुझे केवल गंगा की निर्मलता को लेकर के, अविरलता को लेकर के था, क्योंकि उस समय टिहरी में डैम बना करके गंगा को अवरुद्ध सा कर दिया गया था। आंदोलन हो रहे थे। मेरे पास लोग आए, क्योंकि मैं इस अभियान के साथ स्वयं जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि सब संसद में तो मुद्दा ही नहीं उठ रहा है। मैंने कहा नहीं, मैंने दिया है और नियम के दायरे में उसके अंतर्गत आएगा, हम इसको उठाएंगे। मैं स्पीकर से स्वयं मिला और लोकसभा स्पीकर से, मैं श्रीमती मीरा कुमार जी उस समय स्पीकर थी, मैं उनसे मिला। मैंने उनसे अनुरोध किया, मैंने कहा ये मामला इस प्रकार का। उन्होंने कहा तो बहुत अच्छा मुद्दा है। मैंने कहा मैं बहुत पहले से दिया हूं लेकिन आज तक मुझे मौका मिला नहीं। उन्होंने कहा ये तो मेरी पसंद का मुद्दा है, अगर आप इसको उठाते हैं तो मैं आपको परमिट करती हूं। और उन्होंने अगले दिन ही मुझे उस पर मौका दिया। बहुत अच्छी बहस हुई। गंगा जी की अविरलता और निर्मलता को लेकर के था। उसी में मुझे जो उस पर बनने वाले डैम थे उसके मुद्दे को उठाना था। तो जब जवाब देने के लिए उस मंत्री श्री जयराम रमेश जी खड़े हुए तो उन्होंने इस बात को कहा कि गंगा की निर्मलता और अविरलता को हम बनाए रखेंगे और इस पर कार्य हम लोग किस रूप में करेंगे। साथ साथ उन्होंने एनएलसीपी का उल्लेख किया, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान का उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने कहा इसके अंतर्गत प्राकृतिक ताल और झील के भी संरक्षण का हम कार्य करते हैं और एनएलसीपी के अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न, तो मुझे क्योंकि उसमें 2-3 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलग से पूछने थे तो मुझे याद आ गया। मैंने कहा हमारे यहाँ रामगढ़ ताल में तो एक प्राकृतिक झील है, अब क्यों ना मैं इसके बारे में मुद्दा उठाऊं, क्योंकि गंगा जी की निर्मलता तो होनी ही है। लेकिन रामगढ़ ताल के मुद्दे को अब मैं नहीं उठाऊंगा क्योंकि गोरखपुर से तो गंगा जी बहुत दूर है। लेकिन मैं रामगढ़ ताल के मुद्दे को अगर उठाऊंगा तो हो सकता है कुछ रास्ता बनेगा, क्योंकि तब तक मुझे पर्यटन मंत्रालय नकार चुका था कि नहीं, रामगढ़ ताल के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो जैसे मैंने रामगढ़ ताल का उल्लेख किया, मैंने कहा एक प्राकृतिक झील है, 1400 एकड़ में फैली हुई प्राकृतिक झील है। इसके संरक्षण के लिए क्या एनएलसीपी में आप किसी योजना को हमारी स्वीकार करेंगे? तो
मंत्री ने खड़े होकर तत्काल जवाब, उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार का प्रस्ताव मेरे पास आता है तो मुझे प्रसन्नता होगी। तो मुझे कहना, मेरे लिए तो जो मैं चाहता था हो गया। उसके बाद हमने प्रयास किया कि भाई एनएलसीपी में रामगढ़ ताल आ जाए। उसका जब डीपीआर बनाया गया तो डीपीआर बना 124 करोड़ रुपए की लागत का। तो जब मैं मंत्री से पूछा, मैंने कहा भी हमारे यहाँ का प्रोजेक्ट क्या होगा, उन्होंने कहा साहब देखिए 124 करोड़ रुपए की लागत का है और इसमें जब तक राष्ट्र वित्त मंत्रालय से हमें सहमति नहीं मिलती तब तक मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। 100 करोड़ से कम का होता तो मेरे स्तर, विभागीय स्तर पर मैं कर देता, लेकिन अब वहां जाना पड़ेगा। मैं लगा रहा। श्री प्रणब मुखर्जी जो इस समय हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति हैं, तो इस समय वित्त मंत्री थे, तो मैंने उनसे मुलाकात की और मैंने उनसे आग्रह किया। मैंने कहा हमारे यहाँ का झील है और सदन में मंत्री ने इस बात को कहा है, क्या इस झील को एनएलसीपी में आप पैसा देंगे? आप आश्चर्य करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी और भारत सरकार ने भी मिलकर के उस झील को 196 करोड़ रुपए दिए। 196 करोड़ उस झील पर अब तक लग चुके हैं, कुछ और कार्य वहां पे प्रारंभ हो रहे हैं। एक बड़ी योजना गोरखपुर को मिली, यानी हम विपक्ष में थे लेकिन सदन में मंत्री के द्वारा कही गई बात, वह मंत्री को उस कार्य को करना पड़ा और एक बड़ी योजना गोरखपुर में आई। लेकिन हमने कभी भी नियम के दायरे के बाहर जाकर के कोई बात नहीं कही, कोई अमर्यादित बात नहीं कही। सड़कों पर आंदोलन विपक्ष के रूप में हम लोग करते थे, लेकिन सदन के अंदर सदन की मर्यादा और उसके सामान्य शिष्टाचार और उनके नियमों का पूरी प्रतिबद्धता के साथ पालन भी हम लोग करते थे। और मुझे लगता है कि बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। दूसरा, आपके व्यक्तित्व में एक नया निखार ला सकता है संसदीय मंचों पर की गई आपकी बहसें, आपकी उपस्थिति। आज क्यों हमारा जनप्रतिनिधि इतना मेहनत करते हुए, अगर आपके क्षेत्र में कहीं आग लग जाएगी, रात 12 बजे लगेगी तो भी आप जाएंगे। आपके क्षेत्र में कहीं कोई दुर्घटना हो जाएगी, कोई डीएम एसपी जाए न जाए, लेकिन आप जरूर जाएंगे। आपके क्षेत्र में कहीं जल जमाव हो जाएगा तो आप जाएंगे, कहीं किसी के सामने कोई समस्या हो जाएगी तो आप जाएंगे, कहीं कोई मरनी करनी हो गई तो भी आप जाएंगे, कोई गरीब व्यक्ति आपके पास आएगा, आपके पास पैसे का कोई साधन नहीं, तो भी आपको अपने खर्चे से पैसा काटकर उसको सहयोग करना ही है। इससे बड़ी जवाबदेही और क्या है? आप जा रहे हैं, हर संकट में खड़े हो रहे हैं, लेकिन उस सब के बावजूद संकट में खड़ा होना, न दिन देखना, न रात देखना, न सर्दी देखनी, न गर्मी देखनी, न बरसात देखना, न बाढ़ देखना, न सूखा देखना। जब भी आप कहीं संकट में किसी को देखते हैं, अपनी उपस्थिति को वहां दर्ज कराने का प्रयास करते हैं, और उस सबके बावजूद आपको जवाबदेह नहीं माना जाता है। ये क्या कारण है? इस पर सोचने की आवश्यकता है। और यह एक जो व्यवस्था है या विश्वसनीयता का जो संकट हम सबके सामने खड़ा हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं सदन में हमारी अनुपस्थिति भी एक कारण है। सदन में किसी नियम और किसी मर्यादा के परे आचरण जब हम लोगों के द्वारा होता है, वह भी एक कारण है। और तीसरा, जो जनप्रतिनिधियों पर अक्सर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, यह भी उसका एक कारण है। क्योंकि गंदगी एक व्यक्ति फैलाएगा, लेकिन उसके कारण बदनाम पूरी व्यवस्था होती है। कैसे हम इस विधायिका को, कैसे हम अपने संसदीय लोकतंत्र को, कैसे संसदीय लोकतंत्र में चुने गए एक एक जनप्रतिनिधि को हम विश्वसनीयता के प्रतीक के रूप में स्थापित कर सकें, इस चुनौती को हम सबको स्वीकार करना होगा और फिर उसके अनुरूप आचरण करना होगा। यह प्रबोधन का कार्यक्रम इसी उद्देश्य से है। बहुत आप देखेंगे कि जो इतनी मोटी मोटी पुस्तिकाएं आपके सामने हैं, जो नियमावली हैं, अध्यक्ष के निर्देश हैं, इन सबको बहुत पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आप केवल प्रश्न कैसे लगने हैं, किस बात को किस नियम के अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं, औचित्य के प्रश्न को किस रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं, इन सभी मुद्दों को अगर आप उसी नियम के दायरे में रहकर केवल एक बार दो बार प्रयास कर लेंगे
मुझे लगता है कि आपको कोई परेशानी होनी ही नहीं है। फिर अपने प्रश्न आप अचानक बनवा लेंगे। शुरू में जब हम लोग संसद में गए, हम लोगों को परेशानी होती थी। हम भारतीय जनता पार्टी के संसदीय कार्यालय में बैठ करके सीखते थे कि कैसे 0 आवर की नोटिस देनी है, कैसे रूल 377 की नोटिस दी जानी है, कैसे कॉलिंग अटेंशन की नोटिस दी जानी है, कैसे एडजॉर्नमेंट मोशन की नोटिस हम लोगों को देनी है, कैसे हमें प्रश्न लगाने हैं, कैसे हमें अपने निजी विधेयक प्राइवेट मेंबर्स बिल जो होते हैं उसको कैसे हम लोग तैयार करेंगे। ये तमाम ऐसे थे जिसको हम लोग वहां सीखते थे। मुश्किल से हम लोग 2-3 दिन के अंदर इन सभी प्रक्रियाओं को सीख गए। और आप आश्चर्य करेंगे कि जब संसद सत्र प्रारंभ होता था, मैं स्वयं अपना प्रश्न स्वयं अपने हाथ से बना के तैयार करता था और 4-5 घंटे के अंदर मैं अपने 150-200 प्रश्न बना करके तैयार करके रख देता था और अपने टाइप राइटर को दे देता था कि भाई देखो इसको टाइप करके वहां तैयार कर दो और मुझसे साइन करवा देना। यानी कोई समस्या ही नहीं होती थी। केवल फिर हम लोग बोल देते थे कि भाई इस नियम के अंतर्गत मेरा ये प्रश्न लगा, ये प्रश्न मेरे इस रूप में, ये मेरे स्टार्ट क्वेश्चन होंगे, ये अनस्टार्ट क्वेश्चन होंगे, या इस नियम के जाएंगे, ये कॉलिंग अटेंशन में जाएंगे, इस रूप में जाएंगे। केवल 4-5 घंटे बैठ करके हम इन सारे कार्यक्रमों को एक साथ संपन्न करके वो कर देते थे। बस थोड़ा सा प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और इसलिए हम लोग चाहते हैं, हम लोगों की हार्दिक इच्छा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा देश की सभी विधानसभाओं के लिए एक आदर्श बन सके, उस प्रकार का माहौल। किन्हीं कारणों से उत्तर प्रदेश विधानसभा में कार्य ठप पड़ा रहा है। जिस विधानसभा को वर्ष में कम से कम 90 दिन चलना चाहिए था, वो विधानसभा 25 दिन 30 दिन बामुश्किल चल पा रही थी। फिर से क्या हम 90 दिन चलाने की इस परंपरा को पुनर्स्थापित कर पाएंगे, यह भी एक चुनौती होगी। और जिस दिन विधानसभा चलने लग जाएगी, मैं मानता हूं कि विधानसभा के 90 दिन चलने का मतलब किसी थाने में और किसी तहसील में फिर कोई गड़बड़ी नहीं करने पाएगा। कुछ उसको मालूम है कि हमारा विधायक इस बात को नहीं तो सदन में रखेगा। हम जो बात रखें वह प्रमाणिक हो, बिना किसी पूर्वाग्रह के। और सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हमने चुनाव में कुछ भी कहा हो, किया हो, लेकिन सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी और किसी प्रतिशोध की भावना के साथ किसी को कार्य भी नहीं करने देगी। हमारा पक्ष न्याय का पक्ष होगा, अन्याय किसी के साथ नहीं, लेकिन कहीं भी किसी को कानून को हाथ में लेने की छूट भी नहीं। और उस विश्वास के साथ, पूरे धड़ल्ले के साथ विधानसभा के अंदर अगर आप अपनी आवाज को उठाएंगे तो सरकार पूरी संवेदना के साथ उस पर कार्य करने के लिए तत्पर होगी। विकास की योजनाओं में बिना किसी भेदभाव के, जहां आवश्यकता है, न जाति, न मत, न मजहब, न लिंग, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, वहां तक पहुंचना चाहिए। लेकिन एक अवसर आपके पास तब आएगा जब विधानसभा में आपकी उपस्थिति होगी, विधानसभा में आपके द्वारा उस प्रकार की मांग रखी जाएगी जो वास्तव में आवश्यक है। अनावश्यक एक जनप्रतिनिधि को यह शोभा नहीं देता है कि हम, कोई व्यक्ति हमसे कहे कि भाई इस मुद्दे को आप वहां रख दीजिए। आप किसी के कैरियर नहीं बनिए, आप स्वयं एक सरकार हैं, आप एक विधायिका के प्रतीक हैं और उस रूप में आपको वहां पे अपने आप को प्रस्तुत करना होगा। वो चीजें अगर आप कर सकेंगे, बहुत अच्छी स्थिति पैदा हो सकती है, बहुत अच्छा कार्य हम लोग कर सकते हैं। बहुत उत्तर प्रदेश में सब कुछ संभावनाएं हैं, बशर्ते पूरी विधानसभा एक साथ मिलकर के, पूरा विधानमंडल एक साथ मिलकर के एक साथ प्रयास करना प्रारंभ कर दे तो। और मुझे प्रसन्नता है कि आज का जो उद्घाटन सत्र यहां पर हो रहा है, इसमें हमारे अनेक जो विधायिका के विशेषज्ञ हैं उनका मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। हमारे गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष श्री बोरा जी यहां पर आए हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के विधानसभा में नेता हैं माननीय श्री राम गोविंद चौधरी जी, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। और भी अनेक सत्रों में अन्य वरिष्ठ नेताओं के, विशेषज्ञों के, विधायिका से जुड़े हुए संसदीय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन प्राप्त होगा ही। और कल समापन कार्यक्रम में समारोह कार्यक्रम होगा, उसमें लोकसभा की स्पीकर हैं आदरणीय
सुमित्रा महाजन जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कैसे देश की संसद अच्छे ढंग से चल रही है। लोग कहते थे एक महिला चला पाएगी, और आज आप देख रहे होंगे कि लोकसभा की कार्रवाई, कभी कभी तो लोकसभा के सत्रों को अगर आप देखें तो 120 दिन यानी 120% तक ऊपर बढ़ी है। हमारा सामान्यतः संसद की कार्रवाई 11 बजे से 6 बजे तक चलती है, लेकिन संसद की कार्रवाई कभी कभी 8-8 बजे, 9-9 बजे तक, कई कई 12-12 बजे तक। और एक बार तो जब बजट पे चर्चा होती है संसद में, तो 11 बजे से जो शुरू होती है वह अगले दिन 10 बजे तक चलती है, रात्रि भर चलती है संसद। अलग विषय है कि वो समय सांसदों के लिए भोजन की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था सब रहती है। और मैं अपने आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष से भी कहूंगा कि यहां की विधानसभा में चले रात भर, और भोजन की व्यवस्था आप जरूर करवाइएगा। जब संसदीय कार्य मंत्री के रूप में हमारे आदरणीय राज्यपाल महोदय थे, उन्होंने भोजन की व्यवस्था वो कराते थे। रात्रि में भोजन पाइए, आप चाय पीजिए, सारी व्यवस्था वहां संसद में बाहर सेंट्रल हॉल में उपस्थित रहती, सबके लिए उपलब्ध रहती थी। लेकिन रात भर चलती थी और बहस होती थी, महत्वपूर्ण बहस होती थी। सांसद अपने सारे बातों को रख देता था, अपने मुद्दों को रखता था। क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा को भी इस रूप में हम लोग रख पाएंगे, चला पाएंगे? और वो चलाने की चुनौती हम सबके सामने होगी। और मैं कह सकता हूं, आप रखिए, हम सभी मंत्रियों को उसके प्रति जवाबदेह बनाएंगे, पूरी सरकार उसके प्रति जवाबदेह बनेगी, क्योंकि विधानसभा में रखी जाने वाली आपकी बात हम सब के लिए, वहां पर कही गई बात या अध्यक्ष से मिला हुआ कोई भी निर्देश एक आदेश से कम नहीं है, और उस पर सरकार पालन करेगी, उसका अनुपालन करेगी। इस देश से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा जब आप उन मुद्दों को वहां पर रखेंगे तो। और आज का ये उद्घाटन सत्र इस देश से बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति। जब मैं आया तो मैंने खन्ना जी से चुपचाप पूछा, मैंने कहा खन्ना जी लोग आए भी हैं, भाई आप विधायक हो गए, अब तो हो गए, शपथ ले लिया, तो उसके मतलब यह है कि 5 साल तक तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रस्सी तो आपके गले में लगा नहीं सकता है। तो मैंने पूछा चुपचाप, मैंने कहा लोग आए भी हैं? मैंने कहा ऐसा तो नहीं कि राज्यपाल महोदय आए, पता लगा कोई है ही नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, सब लोग आ चुके हैं। और मैं स्वयं आश्चर्य कर रहा था। हम लोग 5 मिनट पहले आए, कार्यक्रम 5 मिनट पहले प्रारंभ हुआ। एक अच्छा लक्षण है कि हम नियत समय से पहले चल रहे हैं, और नियत समय से पहले चलने का मतलब जनता की जो अपेक्षाएं हैं उन पर हम खरा उतर करके दिखाएंगे। और यह एक उपलब्धि होगी आपके लिए, एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति है कि अनेक नए कीर्तिमान स्थापित करेगी 17वीं विधानसभा, और उस रूप में आज उसी कीर्तिमान को स्थापित करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जब पहली बार कोई राज्यपाल अपने विधायकों को अपनी संसदीय मर्यादा और आचरण का पाठ पढ़ाने के लिए स्वयं उपस्थित हुआ हो, यह पहली बार हो रहा है। और मुझे लगता है कि एक अत्यंत हम लोगों के लिए आनंद की अनुभूति का क्षण है। मैं इस अवसर पर अपने माननीय राज्यपाल आदरणीय राम नाईक जी का, अपने सभी अन्य आदरणीय अतिथियों का अभिनंदन करता हूं। आप सभी निर्वाचित माननीय विधायकों का, मंत्रियों का, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इन संसदीय मर्यादाओं और आचरण को हम अपने जीवन का हिस्सा बना करके देश की सभी विधानसभाओं के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की आने वाली पीढ़ी के लिए आप अविस्मरणीय बन पाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, इस संपूर्ण प्रबोधन कार्यक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। प्रबोधन कार्यक्रम में आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं, संबोधित भी कर रहे हैं। पहली बार जो 109 विधायक चुन के आए उन्हें नसीहत भी दे रहे हैं, उनका मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। 17वीं विधानसभा अनेक कीर्तिमान स्थापित करेगी, ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। साथ ही साथ इस चीज पे भी वो जोर दे रहे हैं कि 90 दिन जो विधानसभा